हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा, गुड्डा पब्लिक स्कूल, गुड्डा गोड़जी, झुंझुनू, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर। तो बेटा, पिछले वीडियो में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के संसाधनों के बारे में बात कर रहे थे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने बताया था इसमें छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें बड़ा प्रश्न भी आता है। ठीक है, कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक के लिए आवश्यक संसाधन बताइए, या आता है जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों का वर्णन कीजिए। और इसमें हम पिछले वीडियो में एंजाइम्स के बारे में लगभग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, कि देखो एक अगला जो संसाधन है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। और इसको हम बोलते हैं क्या, वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर या वाहक। ठीक है, मतलब क्या होता है, अब इसके नाम से क्लियर होता है, वाहक यानी ले जाने वाला। इसका मतलब हम बात करते हैं साहब क्या, कि हमने जो वांछित डीएनए प्राप्त किया, भाई अपन ने वांछित डीएनए ऑलरेडी प्राप्त कर ही लिया है, ठीक है ना। और इस वांछित डीएनए के हमने क्या कर लिए, खंड बना लिए एंजाइम्स की सहायता से। अब हमको इसकी क्या करनी है साहब, डीएनए क्लोनिंग करनी है। क्या करनी है, डीएनए क्लोनिंग। अच्छा, अपन बात कर चुके हैं पहले ही कि डीएनए या जीन की फोटोकॉपी बनाने की क्रिया डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग कहलाती है। ठीक है, अब डीएनए क्लोनिंग के लिए हमें डीएनए खंड को किसी दूसरे जीव के शरीर में स्थानांतरित करना है। अब याद रखना, इस डीएनए खंड को हम डायरेक्ट उस जीव के शरीर में स्थानांतरित नहीं कर सकते, और ना ही ये डायरेक्ट जाकर उसमें रेप्लिकेट हो सकता है। प्रॉब्लम, इसका मतलब हमें किसी न किसी सहायता की आवश्यकता है, तो हम किसी न किसी माध्यम का उपयोग करते हैं। और डीएनए को क्लोनिंग के लिए आगे स्थानांतरित करना या ग्राही कोशिका में प्रवेश करवाने के लिए जिस डीएनए का उपयोग किया जाता है या जिस संसाधन का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखो, इसका मतलब हम आगे बात करेंगे साहब किसकी, वाहक की। अब देखो, वाहक बेटा कई टाइप के होते हैं, जिसमें जैसे प्लाज्मिड है, जैसे बैक्टीरियोफेज है, जैसे कॉस्मिड है, जैसे फेजमिड है। ठीक है, कॉस्मिड, फेजमिड, ये दोनों क्या है, आर्टिफिशियल कृत्रिम वाहक हैं। लेकिन प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, ये क्या है, प्राकृतिक वाहक हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले और सबसे मुख्य जिस वाहक का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया, सबसे पहले उपयोग किया गया, उसकी बात करते हैं। वो है क्या, प्लाज्मिड। कौन सा, प्लाज्मिड। तो अगली बात हम किसके बारे में करेंगे, प्लाज्मिड के बारे में। ठीक है, देखो बेटा होता क्या है प्लाज्मिड, तो कभी बैक्टीरियल सेल अगर पढ़ी हो, और नहीं तो हम आगे 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे कि साहब हमारे पास क्या होता है। मान लो ये एक बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरियल सेल होती हैं, ये बैक्टीरिया, और इन बैक्टीरियल सेल में क्या होता है साहब, एक खुद का डीएनए होता है या सही सामान्य डीएनए। इसके अलावा में हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर एक विशेष वृत्ताकार डीएनए और पाया जाता है। ठीक है, जिसको एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम्स कहते थे, ईसीसी, या इसको हम क्या बोलते हैं साहब, अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए भी कहते हैं। और ये जो अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए होता है ना, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड के नाम से। ठीक है, इसका मतलब प्लाज्मिड का स्रोत क्या है, बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, वृत्ताकार होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। अब देखो आगे बात करेंगे साहब क्या, कि इस प्लाज्मिड का हमने कहा साहब ये एक्स्ट्रा है,
क्या महत्व होता है। तो देखो एक चीज याद रखना, क्वेश्चन आता है कि क्या प्लाज्मिड आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करेगा इस बैक्टीरियल सेल में? नहीं करेगा। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में तो यही डीएनए काम करेंगे, तो फिर ये क्या काम करेगा? तो देखो ध्यान रखना कि इस प्लाज्मिड की उपस्थिति के कारण बैक्टीरियल सेल में कुछ विशेष क्या पैदा हो जाते हैं, लक्षण पैदा हो जाते हैं। जैसे कि कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं, जैसे अपन बात करें साहब, जैसे आर प्लाज्मिड होता है, इसका मतलब उस प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरियल सेल में एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी, यानी कहते हैं एक तरह से लैंगिक जनन के समान जनन करने की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसमें ये क्या करते हैं साहब, उसको एक दूसरे में आदान प्रदान करके अपन क्या है रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एक होता है साहब क्या, जैसे टी प्लाज्मिड है ट्रांसफर, यानी दूसरी अपन बात करें इसी प्रकार से प्लाज्मिड की, तो एक प्लाज्मिड होता है आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस, इसका मतलब इस प्लाज्मिड की उपस्थिति की वजह से इस बैक्टीरिया में किसी ना किसी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता पैदा होती है। समझ गए? ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता, लेकिन इसकी वजह से जनन करना, इसकी वजह से प्रतिरोधकता पैदा करना, इसकी वजह से स्थानांतरण आदि जैसे लक्षण बैक्टीरियल सेल में क्या होते हैं साहब, पाए जाते हैं। अब सुनो, इसका मतलब हमने क्या किया, प्लाज्मिड प्राप्त कर लिया किससे, बैक्टीरियल सेल से। समझ गए? और ये प्लाज्मिड किसके रूप में काम करता है साहब, वाहक के रूप में काम करता है। ठीक है, अब प्लाज्मिड को वाहक के रूप में काम में लिया जाता है। बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि प्लाज्मिड या उत्तम प्लाज्मिड के लक्षण लिखिए। ठीक है ना, अब तुमने क्या क्या लक्षण लिखने हैं, तो देखो सुनो, अब हम बात करेंगे साहब प्लाज्मिड के लक्षण की। देखो सबसे पहली बात, प्लाज्मिड कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए साहब। ठीक है, इसका आकार कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। रीजन, क्योंकि जिससे इसको आसानी से किसमें, ग्राही कोशिका में प्रवेश कराया जा सके। ठीक है, अब अगर बड़ा होगा तो ग्राही कोशिका में प्रवेश कराने में क्या होगी साहब, प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्लाज्मिड कैसा होना है, छोटा होना चाहिए, जिससे इसको ग्राही कोशिका में आसानी से प्रवेश कराया जा सके। ठीक है ना। दूसरी बात देखो, उत्तम वाहक के दूसरे लक्षण क्या होते हैं कि साहब इसमें क्या पाए जाते हैं, ORI स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ठीक है, इस स्थल की वजह से क्या होता है, प्लाज्मिड में प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन, नाम सुना होगा कभी डीएनए आरएनए वाले चैप्टर में, रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण की क्षमता पैदा होती है। किसकी वजह से, ORI स्थल, यानी ORI स्थल की वजह से प्लाज्मिड है वो क्या कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, स्वयं प्रतिकृतिकरण कर सकता है, यानी अपने आप की संख्या में खुद वृद्धि कर सकता है। प्लस एक विशेषता और होती है, प्लस इसके साथ हमने क्या किया कि इसमें जो डीएनए प्रवेश कराया उसको हम क्या बोल देते हैं, अंतर्वेशी या अंतर्वेशित डीएनए का भी क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है ना, यानी स्वयं के डीएनए के साथ साथ, रेप्लिकेशन के साथ साथ ये इसमें अंतर्वेशित जो डीएनए है उसका भी क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन। और हमें यही तो चाहिए, क्योंकि इसके साथ हम वांछित डीएनए को जोड़ेंगे। जब ये खुद का रेप्लिकेशन करेगा तो वांछित डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा, बन गई फोटोकॉपी। यही तो चाहिए था हमें कि पैलिंड्रोम में अनेक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए क्या पाए जाते हैं साहब, पहचान अनुक्रम, या जिनके बारे में हमने पढ़ा था क्या, इनमें क्या पाया जाता है, पैलिंड्रोमिक क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं पैलिंड्रोमिक क्षेत्र के बारे में, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पैलिंड्रोम क्या कहते हैं, या कई बार पूछ लिया जाता है कि किसी डीएनए खंड के दोनों रज्जुकों पर पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारकों का ऐसा समूह जिन्हें उल्टा व सीधा पढ़े जाने पर दोनों समान पाए जाते हैं, समान होते हैं, क्या कहलाता है,
पैलिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं, ये चीज ध्यान रखना, समझ गए। ये देखो, इधर से पढ़ो तो GATTC और इधर से पढ़ो तो भी GATTC, तो ये पैलिंड्रोमिक क्षेत्र। प्लाज्मिड के अंदर ऐसे क्षेत्र अनेक पाए जाते हैं जहां हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जाएगा और क्या लगा देगा, कट लगा देगा साहब। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला लक्षण क्या होता है इसमें? अगला लक्षण होता है कि इसको ग्राही कोशिका में प्रवेश कैसा होना चाहिए? आसानी से होना चाहिए साहब। ठीक है, ग्राही कोशिका में प्रवेश इसका आसानी से होना चाहिए। दूसरी बात देखो, हमने क्या किया, कोई वांछित डीएनए खंड उसमें लगाया, इसका मतलब जो अंतर्वेशित डीएनए है, कैसा है साहब? अंतर्वेशित डीएनए, इसकी का क्या उपस्थिति, तो अंतर्वेशित डीएनए की उपस्थिति की पहचान करने के लिए विशेष जीन होती हैं और उन जीन को हम क्या बोलते हैं? मार्कर जीन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? चिन्हक जीन या मार्कर जीन कहते हैं। तो डीएनए यानी प्लाज्मिड के अंदर ये सारे क्या पाए जाते हैं? लक्षण पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है सब प्लाज्मिड, और ये भी देखो 2 नंबर का एक प्रश्न आता है, ध्यान रखना, और इसमें पूछी जाती है प्लाज्मिड के ऊपर ही कि PBR 322 की संरचना का वर्णन कीजिए। कई बार पूछ लिया जाता है PBR 322 की संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी? प्लाज्मिड, और वो कौन सा? PBR 322। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्लाज्मिड बोलिवर रोड्रिगेज। इसका मतलब क्या हुआ? बोलिवर रोड्रिगेज ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। किसने? बोलिवर रोड्रिगेज। तो प्लाज्मिड, इसलिए इसको PBR 322 नाम दिया गया। ठीक है ना। देखो, अब इसकी हम पहले संरचना की बात करें तो देखो, बात करेंगे संरचना। मैं वाहक के लक्षण पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, इसकी आकृति कैसी होती है? गोल होती है, वृत्ताकार होती है, दिखाई दे रहा है। अब सुनिए साहब, उसके बाद मैंने बात की थी कि इसमें क्या पाया जाता है? ORI स्थल। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये रहा, इसको हम क्या बोलते हैं? ORI स्थल कहते हैं साहब। और इस स्थल की वजह से ही इस वाहक के अंदर किसमें क्या अपनी प्रतिकृति करने की क्षमता होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। किसकी वजह से? इसकी वजह से। ठीक है, अगला मैंने लक्षण बताया था कि इसमें अनेक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के लिए क्या होते हैं साहब? पहचान अनुक्रम होते हैं। तो देखो ये रहे, ये रहा क्या? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये रहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम S3 और ये PST फर्स्ट। अब देखो एक चीज और याद रखना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है ना, इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इनको हम आणविक कैंची कहते हैं, और इनका स्रोत क्या होता है? कोई ना कोई सूक्ष्म जीव, और किसी न किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, और उसके आधार पर ही इनको नाम दिए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे अपन बात करें सब, सबसे पहले जो बना एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, किससे प्राप्त किया गया साहब? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इस हीमोफिलस किससे स्टार्ट हुआ? हीमो से। इन्फ्लुएंजी किससे? इन्फ्लुएंजी। अब देखो, हमने नामकरण करना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, तो नामकरण करेंगे तो पहले शब्द का हमने क्या लिया? H, दूसरे शब्द का हमने क्या लिया? N, उसके बाद तीसरा अपन लेते हैं इसका प्रभेद, स्ट्रेन लेते हैं। ठीक है ना, और इसको हमने नाम दे दिया साहब, जैसे हिंद सेकंड नाम दे दिया, हिंद फर्स्ट नाम दे दिया। और फर्स्ट सेकंड का मतलब है कि इसके अपन ने कितने स्ट्रेन तैयार कर लिए, फर्स्ट
बार तैयार किया, सेकंड बार तैयार किया, थर्ड बार तैयार किया, इसका मतलब ये क्या हो गया साहब, हिंद सेकंड, क्या है ये, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इससे हम देखो यहाँ पे आ जाओ, ये ई को आर फर्स्ट है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, यानी ई को आर फर्स्ट यहाँ कट लगाएगा, बी एम एच फर्स्ट यहाँ कट लगाएगा, एच थर्ड यहाँ कट लगाएगा। इसका मतलब ये किससे, एस्चीरिया कोलाई से प्राप्त हुआ, एस्चीरिया कोलाई, इको आर इसका स्ट्रेन हो गया और ये स्ट्रेन नंबर हो गया। इस तरह से हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण भी कर लेते हैं। और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विभिन्न सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। किन में पाए जाते हैं, इनके नाम से ही पता पड़ जाता है, ठीक है ना। तो अनेक रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के कट लगाने के लिए जगह होती है इसमें, ठीक है। अगला मैंने लक्षण बताया था कि इनमें विशेष मार्कर जीन पाई जाती है, ठीक है। तो देखो एक चीज याद रखना, PVR 322 है, इसमें ये कैसा आर प्लाज्मिड है, किस टाइप का प्लाज्मिड है ये, आर प्लाज्मिड, यानी आर का मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधी। इसका मतलब इस प्लाज्मिड के कारण जीवाणु में कौन सी विशेषता पैदा हुई कि उसमें कुछ विशेष एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है, ठीक है ना। और याद रखना, जैसे ये दिख रहा है एम्पिसिलिन, AMP, यहाँ पे एम्पिसिलिन और TT टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, आर का मतलब रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये जो प्लाज्मिड है ना, इसकी उपस्थिति की वजह से जीवाणु में किसके प्रति, एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है और टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है। यानी इसको हम एम्पिसिलिन युक्त संवर्धन माध्यम में रखेंगे, जीवाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेट्रासाइक्लिन युक्त संवर्धन माध्यम में रखेंगे, जीवाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। और ये एम्पिसिलिन आर और टेट्रासाइक्लिन आर, देखो एक इधर है एक इधर, ये दोनों पता है किसका काम करती हैं, मार्कर जीन का काम करती हैं। यानी इनकी उपस्थिति के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो वांछित DNA खंड है उसके रेप्लिकेशन द्वारा उसकी फोटोकॉपी किस जीवाणु कोशिका में उपस्थित है और किस में नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब PVR 322, दूसरी बात, इसमें नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या होती है लगभग 4362 के समथिंग होती है, ठीक है। तो ये PVR 322 की संरचना और इसके बारे में लिखना। देखो एक चीज ध्यान रखना, 2-3 प्रश्नों के उत्तर सेम से हैं। प्लाज्मिड के लक्षण बताइए, उत्तम प्लाज्मिड के लक्षण बताइए, या PVR 322 के लक्षण बताइए। सब में सेम ही है, साइज छोटा होना चाहिए, आसानी से ग्राही कोशिका में प्रवेश करने वाला होना चाहिए, ORI स्थल होना चाहिए, अंतर्वेशित DNA का रेप्लिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए, अनेक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए उसमें पैलिंड्रोमिक क्षेत्र होने चाहिए, ORI स्थल होना चाहिए, ठीक है। ये इसके साथ ही हम अब बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।